नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भी अनके 24 यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत साथियों, आज चर्चा करेंगे इकोनॉमी के ऊपर। आज चर्चा करेंगे देश के अंदर बढ़ते हुए जो कर्ज है उसके ऊपर। क्या स्थिति है कि वर्ष 2003 में आज रुपया हमारा $1 इज इक्वल टू 45 रुपये के आसपास हुआ करता था और आज 91 रुपये पार हो गया है। ऐसा कौन सी गलती हो रही है सरकार से कि रुपया हमारा लगातार से गिरता जा रहा है? ऐसा क्या हो गया है कि आरबीआई के लाख रेपो रेट में बदलाव करने के बावजूद भी लोगों की ईएमआई कम नहीं हो रही है? ऐसा क्या हो गया है कि बॉन्ड यील्ड उल्टा बढ़ रही है? बॉन्ड यील्ड घटनी चाहिए थी। आरबीआई ने ब्याज दरों में कमी करी, जिससे ब्याज दरों कम होगी तो बॉन्ड यील्ड घटेगी। उल्टा और बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है। उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। रुपया जिस रफ्तार से हमारा गिर रहा है, क्या होगा? एफडीआई क्यों नहीं आ रहे हैं? एफआईआई क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या सिचुएशन है? डील भी सब हो गई है? उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। देखो साथियों, क्या है, 2003 में हमारा $1 इज इक्वल टू 45 रुपये के आसपास में रुपया हुआ करता था। आज 91 के पार है। कारण है कि रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। उसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार की नीतियां जिम्मेदार है। क्यों है? देखो, जैसे कि हमने मेक इन इंडिया का हव्वे मचाए थे, क्या वो फेक इन इंडिया हो गया? देखो, मेक इन इंडिया के चलते हमारा ये उद्देश्य था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। लेकिन आज सच्चाई कुछ और है। आज हमारा जो चीन के साथ में हमारा दोनों कोलेट्रिकल जो ट्रेड है ना, $155 बिलियन का है। हम चीन को जो सामान भेजते हैं, मतलब जो एक्सपोर्ट करते हैं ना, वो मात्र $19 बिलियन का है। और जितने रुपए का हम चीन से प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, वो $136.9 बिलियन का है, $137 बिलियन का है। अगर $137 बिलियन का सामान आपने बुलाया, उसमें $19 बिलियन का आपने बेचा, तो अगर आप इसका ट्रेड डेफिसिट निकाल कर देखोगे तो $116 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। व्यापारिक घाटा, शुद्ध भाषा में बोलो व्यापारिक घाटा। और अगर मैं अक्टूबर वाले महीने की बात करूं, क्योंकि अभी इसके जारी नहीं हुए, तो लगभग $8,500 का हमारा ट्रेड डेफिसिट था, जो कि हमारे फॉरेन रिजर्व से गिर गया। आज हम दो देशों के साथ में जो भी प्रोडक्ट बेचते हैं, केवल असेंबल हम यहाँ करते हैं। उनके पुर्जे हम कहीं से बुलाते हैं, असेंबल यहाँ करते हैं और उसे बेच देते हैं। इसके पीछे वजह क्या है? आज बिल्कुल विस्तार से समझने वाले, बिल्कुल परत दर परत खोलता चलूंगा। वीडियो में आप बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी सी क्या लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं बिल्कुल सिस्टम खोल कर चलूंगा। वर्ष 2017 की बात है, जब राज्य सरकारों का जो कर्ज है वो 3 लाख करोड़ का हुआ करता था। आज राज्य सरकारों का जो कर्ज है ना, वो 12 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर कर्ज की बात करोगे तो 10.3 लाख करोड़ का कर्ज है सेंट्रल गवर्नमेंट पे। अगर नेट उधारी की बात करो कि राज्य सरकारों पर शुद्ध उधारी कितनी है, तो 9.5 के आसपास की उधारी बचती है। अब ऐसा क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार दोनों बराबर कर्ज लेती जा रही है, और राज्य सरकारों का पैसा जा कहाँ रहा है? राज्य सरकारों का पैसा जा रहा है फ्री की रेवड़ी बांटने में। अभी आपको जान का आश्चर्य होगा कि कर्नाटका सरकार ने 93,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया, और उस कर्ज का ज्यादातर उपयोग जो है ना, वो डायरेक्ट मनी ट्रांसफर में जा रहा है, मतलब लोगों के अकाउंट में पैसे। ये देखने में तो लगता है कि हाँ, क्या दिक्कत है, लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब डेट टू जीडीपी इनका बढ़ जाता है। अगर जीडीपी की बात करो, ऐसा समझ लो, कोई राज्य ना समझो, उस राज्य को एक कंपनी मान लो, और उस कंपनी का सीईओ मान लो, उस मुख्यमंत्री। अगर आपको दिख रहा हो कि भाई इस कंपनी के अंदर इनकम है नहीं, और जो सीईओ है कंपनी का, वो बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ को बुला के पार्टियां दे रहा है, 10-10, 12-12 हजार रुपए ऐसे ही उड़ा रहा है रोज की, पर डे के, तो तब आपको समझ में आएगा कि कंपनी तो लॉस मेकिंग है पहले, उसके बाद में सीईओ नुकसान करे जा रहा है ऊपर से। इसका मतलब कि राज्यों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। चाहे उसमें कर्नाटका सरकार हो, चाहे तमिलनाडु सरकार हो, चाहे पश्चिम बंगाल की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, किसी भी सरकार की हालत अच्छी नहीं है। इसके पीछे जो आरबीआई हर संभव प्रयास किया, उसके बाद भी आप लोगों की ईएमआई नहीं घट पाई। मैं रुपये पे आऊंगा, क्यों नहीं घट पाई, आप उसे समझो पहले। देखो, जो आप लोगों की ईएमआई होती है ना, वो 10 साल की ब्याज दरों से होती है। वर्ष 2024 की अगर बात करोगे, तो जब ब्याज दर हमारी 6.5% पे थी, उस समय जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है ना, वो 6.2% पे थी। अब यहाँ से पिक्चर उलझती हुई चलेगी। कैसे? जब
आरबीआई ने 3 बार ब्याज दरों में कमी करके आज जो ब्याज दर के है ना लगभग लोगों 5.5% पे लाके रोक दी है। 5.25 पे, मतलब 1.25 बेसिस पॉइंट की 125 बेसिस पॉइंट, क्योंकि जो 25 बेसिस है, जैसे हम 25 पैसे बोलते हैं, 1 रुपये को 100 पैसा बोला जाता है, तो 125 रुपया मतलब 1.25, 125 बेसिस पॉइंट रेट काटने के बाद भी आज भी आप लोगों की ईएमआई में कोई बदलाव नहीं हुआ। और जब भी ब्याज दरों में कमी होती है तो न्यूज़ चैनल, न्यूज़ मीडिया, पत्रकार ऐसे दिखाते हैं कि अब इतने रुपए की ईएमआई इतने की हो जाएगी, इतने की हो जाएगी, लेकिन धरातल पे कुछ भी नहीं है। ऐसा क्या है कि धरातल पे कुछ होता नहीं और जो न्यूज वाले हैं कुछ और दिखाते हैं। दरअसल यहाँ आपको फंडा समझ में आएगा। वो जो मैं आपको बोल रहा था ना बार बार कि जो राज्य सरकारें हैं वो कर्ज इतना ले रही है कि ज्यादातर पैसा उधर ही खींच ले रहे पूरा का पूरा। और जो आपकी ईएमआई है ना वो पता कैसे लिंक होती है, आरबीआई के रेपो रेट से लिंक नहीं होती, वो लिंक होती है 10 साल की बॉन्ड यील्ड से, कि 10 साल की जो ब्याज दरें हैं ना उसके आधार पे आपकी ईएमआई कन्वर्ट होती है। तो 10 साल की ब्याज दरें कितने परसेंट की है अभी? 6.8 के आसपास पहुंचने जा रहा है। तो एक तरफ आपकी ईएमआई में कोई बदलाव नहीं हुआ, दूसरी तरफ हवाएं ऐसी मची हैं कि 4 बार ब्याज दरों में कमी होगी। अगर बात करो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी की, तो सबसे ज्यादा हम ही हैं। हम जो फ्यूल है, हमारा जो ज्यादातर पैसा है ना वो फ्यूल पे जाता है, क्योंकि हम भी आज भी लाख इलेक्ट्रिफिकेशन करने के बाद भी अब तो समझ लो कि हमारी जो ट्रेनें हैं वो बिजली से चलने लगी, तो थोड़ा डीजल और कम हो गया, धीरे धीरे इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ गई, स्कूटी भी इलेक्ट्रिक आ गई। उसके बाद में भी भारत में चूंकि इस बीच में पॉपुलेशन भी बढ़ी है, तो उससे हुआ क्या कि जो लोगों को देखने में लग रहा है कि हम थोड़ा सा दबाव कम हुआ, तो दबाव नहीं कम हुआ, सरकार को मजबूरन मक्का से, गन्ने से और जौ से, धान से, इनसे एथेनॉल बनाना पड़ रहा है। आप खुद नहीं मालूम है कि आप अगर 1 लीटर पेट्रोल डलवाते हो तो कुछ उसमें कुछ परसेंट एथेनॉल मिला होता है। ऐसा क्यों? ये इसीलिए जिससे हमारे इंपोर्ट पर दबाव कम पड़े, क्योंकि हम इंपोर्ट ओरिएंटेड का इकोनॉमी है। कोई ऐसा क्वार्टर नहीं जाता जिस भी क्वार्टर में हमारा व्यापारिक घाटा ना हो। वो तो शुक्र करो रेमिडेंस का। रेमिडेंस ये कौन सी बीमारी है? जो हमारे कामगार दुबई, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब ये काम करने जाते हैं, तो जो डॉलर के फॉर्म में पैसा भेजते हैं उसे हम रेमिडेंस के नाम से जानते हैं। तो वो पैसा आता है, कुछ हम एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ वो पैसा आता है, और कुछ जो बच जाता है लगभग लगभग ये मान के चलो मोटा मोटा कि 50 बिलियन डॉलर के आसपास में, क्योंकि हमारा जो 723 बिलियन डॉलर फॉरेन रिजर्व है, तो हमारा 1%, ऐसा अभी आरबीआई गवर्नर ने बताया कि लगभग 50.1% के आसपास हमें अपने फॉरेन रिजर्व से देना पड़ता है। तो इतना कुछ होने के बावजूद भी रुपया क्यों नहीं रिकवर हो पा रहा है? उसके पीछे आपने वजह देख ली, क्योंकि राज्य सरकारें कर्ज बढ़ाते जा रही है, और कर्ज ज्यादातर डे टू डे यूज में हो रहा है। आपको मालूम है राज्य सरकारों के पास में लोगों को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। हाँ जी, ये सच्चाई है। जब आप राज्यों को बजट देखोगे ना और राज्यों को एक्सपेंस देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि अगर वो 100 रुपये कमा रहे हैं तो 110 रुपये का खर्चा है उनका, 10 रुपये वो लोन के रूप में ले रहे हैं, मतलब कर्ज ले रहे हैं। परिस्थिति क्या निकल के आती है? परिस्थिति ये निकल के आती है कि हालात उनके बद से बदतर हो जाते हैं। देखो, आपको ये लगेगा कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट से चलता है, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको मैं ब्राजील, 2-3 ऐसे देशों के नाम बताता हूँ जहाँ पर राज्य सरकारों का कर्ज ज्यादा हुआ, वहाँ की अर्थव्यवस्था चरमचार हुई। आपने देखा जब ज्यादा कर्ज हो जाता है उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में राज्य चलाने के लिए पेंशन भी देनी है, डे टू डे खर्च करना है। आज हमारी जो सरकार है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 17 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेने की योजना बनाई है कि हम कर्ज लेंगे, और अगर वो 100 रुपये कर्ज ले रही है तो 100 रुपये में से 25 रुपये वो वहां देगी जो हमने पुराना कर्ज उठा रखा है उसका ब्याज देने में। तो इसको बोलते हैं उधार लेके घी पीना। मान लो आपको घी खाना है, आपके पास पैसा नहीं है, आपने सामने वाले से 200 रुपये लिया और उसका घी खा लिया। अब वो सामने वाले को तो 200 देनी ही आपको, उधार लेके घी पीना। और पैसा हमारे पास दूसरा कमजोर, डॉलर के सामने रुपया लगातार कमजोर क्यों हो रहा है? एक जो हमारा एफआईआई है, फॉरेन इन्वेस्टर, विदेशी संस्थागत निवेशक लगातार बिकवाली कर रहे हैं पिछले 3 सालों से। 2024 में की, 25 में करी, और 26 में भी 1.5 महीना हुए हैं। लगातार बिकवाली कर रहे हैं और हर संभव साथियों
कॉल नहीं आ जाए, मैं इसलिए देख रहा था, कहीं कॉल आ जाती है दरअसल। हर संभव प्रयास करने के बाद भी वो यहाँ पे वापस नहीं आ रही, क्योंकि एक तरफ तो मेक इन इंडिया का हवा मचा है, दूसरी तरफ धरातल पे कुछ है नहीं। FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, देखो जब FII आते हैं ना, FII का आना सबसे सरल होता है। FII बटन दबा के आते हैं और बटन दबा के जाते हैं, मतलब विदेशी संस्थागत निवेशक शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हैं और शेयर मार्केट में शेयर बेचते हैं। विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए भारत का शेयर बाजार एक शेयर है, बस ये मान लो। जैसे हम अपने पोर्टफोलियो में डिफरेंट डिफरेंट कंपनी रखते हैं, कि हमने देखा कोई कोको कोला की कंपनी है, कोई फार्मास्यूटिकल की कंपनी है, कोई हॉस्पिटल सेक्टर की कंपनी है, कोई डिफेंस सेक्टर की कंपनी है। ऐसे हम डिफरेंट डिफरेंट कंपनी रखते हैं, और जो कंपनी हमें लगता है कि ये वैल्यूएशन वाइज महंगी हो गई है, मतलब इसको हमें रखना कोई उचित नहीं है, क्योंकि इस कंपनी की अर्निंग नहीं आ रही है अच्छी, इस कंपनी का मैनेजमेंट खराब हो गया है, इस कंपनी में मतलब कोई टेक्निकल इशू है, तो हम क्या करते हैं, उस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो से एग्जिट कर देते हैं। सेम उसी तरीके से जब विदेशी संस्थागत निवेशक भारत को देखते हैं, तो वो किसी एक GDP को नहीं देखते, वो ये देखते हैं कि हमें दक्षिण कोरिया में पैसा लगाएंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, चीन में पैसा लगाएंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जर्मनी में पैसा लगाएंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, यूरोप में पैसा लगाएंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, या हमें कहाँ पर पैसा लगाने से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अल्टीमेटली वो भारत को इस नज़रिए से देखते हैं। तो भारत की कंपनियों की जो अर्निंग 2024 के बाद से जो खराब हुई, वो अभी तक जो है टेबल पे आ रही है जैसे जैसे। तो कंपनियों की अर्निंग गिरने से क्या हुआ, जब कंपनियों की अर्निंग गिर गई तो जो FII थे वो लगातार बिकवाली करते चले गए। दूसरा, हमारा रुपया लगातार डॉलर के अगेंस्ट कमजोर होता रहा। उसके पीछे जो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया, टैरिफ लगाने से हमारे एक्सपोर्ट घट गए, इम्पोर्ट बढ़ गए। इम्पोर्ट बढ़ने से हुआ क्या कि जब आपका रुपया कहीं से डॉलर जो आ रहा था एक्सपोर्ट के माध्यम से, वो भी नहीं आ रहा है क्योंकि ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, और उससे अलावा आपको इंपोर्ट ज्यादा करना पड़ा। तो उस कंडीशन में हुआ क्या, आपका रुपया और कमजोर होता चला गया। उसके पीछे एक वजह और भी निकल के आती है कि जो RBI ने 2014 से स्कीम चालू करी थी, 2017 से जो स्कीम चालू करी थी स्वर्ण गोल्ड बॉन्ड की, उसमें सरकार का उद्देश्य क्या था, रुपये को संभालना। क्योंकि जब लोग बाग पहले गोल्ड लाते थे किसी दूसरे देश से, तो उनको एकदम इन्वेस्टमेंट पर्पज से लाते थे। तो RBI में बड़े बड़े जो डेमोक्रेटिक बैठे हैं, उन्होंने दिमाग लगाया कि हम ऐसा कुछ करें जिससे यहाँ पे अपने लोगों को गोल्ड के बॉन्ड जारी कर दें। ऐसा समझ लो, लिख के सरकार ने अपने हस्ताक्षर करके बॉन्ड जारी कर दिए कि जिसे गोल्ड में निवेश करने के पर्पज से गोल्ड खरीदना है ना, वो गोल्ड ना खरीद के हमारा SGB खरीद लो, स्वर्ण गोल्ड बॉन्ड खरीद लो। 143 मैट्रिक टन के गोल्ड बॉन्ड जारी कर दिए। उसके बाद में 23 मैट्रिक टन के जो है ना वो प्री मैच्योरिटी हो चुकी है, और 123 मैट्रिक टन की अभी मैच्योरिटी होना बाकी है। सरकार का जो एवरेज प्राइस आ रहा है ना, क्योंकि उस समय जो 20-22 हज़ार का रेट था, अभी 1.5 लाख का रेट है, तो 40 से 45 हज़ार रुपये प्रति KG का रेट, मतलब प्रति 10 ग्राम का निकल के आता है सरकार का। अब मुद्दे की बात समझना, सरकार को इसमें 1,23,000 करोड़ का घाटा हो रहा है, नेट नेट घाटा है अगर आज की डेट में मैच्योरिटी ले आती है। यही कारण है कि सरकार को इस बजट में ये बोलना पड़ा कि भाई हम इन पर टैक्स लगाने जा रहे हैं जो ओरिजिनल मैच्योरिटी होल्डर नहीं है, और वहां पे भी आम जनता को लोगों ने मतलब सरकार ने उलझा दिया है। मैं आपको हालांकि वीडियो में बता दिया हूँ, पर फिर भी बता देता हूँ। आप बताओ, मैं मान लो सरकारी मेरे बॉन्ड खरीदे को RBI से, मैं अपने बच्चे को गिफ्ट कर दिए, तो मेरा बच्चा ओरिजिनल होल्डर नहीं बचा। मेरा बच्चा अगर उन बॉन्ड को बेचता है तो उसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। मैं अगर बेचता तो मेरे को इनकम टैक्स नहीं देना था। सरकार ने जो पेच फंसाया वो ये फंसाया कि भाई जो मैच्योरिटी होल्डर नहीं है ओरिजिनल, उसको टैक्स देना पड़ेगा, और जो ओरिजिनल मैच्योरिटी होल्डर है उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब समझने की बात क्या आती है, मान लो आपको किसने गिफ्ट करे तो क्या होगा। मान लो मेरे फादर ने लिए थे, मेरे फादर एक्सपायर हो गए, मेरे नाम पे आ गए, तो मैं ओरिजिनल होल्डर नहीं बचा, तब क्या होगा। या अगर जो लोग प्री मैच्योर कर रहे हैं उनका क्या होगा। तो यहाँ पर भी जल्दबाजी करी सरकार ने। और दूसरा एक आता है STT, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, जिस कारण से रुपया कमजोर हो रहा है, मैं उस पर अभी चर्चा कर रहा हूँ, कहाँ तक जा सकता है उसके ऊपर भी चर्चा कर रहा हूँ। STT, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, सरकार का तर्क ये है इसमें कि हम जो स्पेकुलेशन मतलब सट्टा, हिंदी भाषा में सट्टा रोकने के लिए ये STT बढ़ा रहे हैं। दरअसल अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बताऊं
तो एक लोट पे अगर आप पहले कर देते तो 400 450 का खर्चा आ रहा था, अब वो 1800 के आसपास आएगा, मोटा मोटी समझ लो। एक तो ये हो गई कि ये टर्नओवर पे लगता है, अगर आप लॉस में पोजीशन काटोगे तो इससे ऐसा नहीं है कि लॉस में काटोगे तो आपके ऊपर चार्ज नहीं लगेगा, लॉस में काटो चाहे प्रॉफिट में काटो, उतना सरकार को जाना ही जाना है। तो सरकार ने यह चूक एक कर दी, देखना पड़ता है, बार बार बंद हो जाता है। सरकार ने चूक यहाँ कर दी कि सरकार अगर एसटीटी बढ़ा रही थी ना, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, इसके साथ में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को कम करना चाहिए था, जिससे लोगों को ऐसा लगे कि सरकार वास्तविकता में जुआ और सट्टा को रोक के लोगों को इंकरेज करना चाह रही है कि आप जुआ और सट्टा ना करो, आप लॉन्ग टाइम के लिए निवेश करो। सरकार ने एसटीटी बढ़ा दिया, बदले में उसके ना तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कम करा, ना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स कम करा। इस बार मिडिल क्लास को सरकार ने कुछ नहीं दिया, बजट में कुछ दिया गया, कुछ भी नहीं दिया। और उल्टा एक चीज और निकल के आती है, जब आप इनका मतलब धरातल पे देखोगे सरकार की मंशा क्या है। 2020-21 में सरकार ने एसटीटी के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपए कमाए, फिर सरकार को लग गया चस्का, क्योंकि इससे पहले इतने लोग शेयर मार्केट में नहीं थे। 2020 के बाद जब कोविड हो गया, लॉकडाउन लग गया, लोग बाग घर बैठ गए, तब वो एफएनओ ने ज्यादातर कूदे, और वे लोग कूदे जिन्हें मतलब कुछ नहीं पता था, बस वो केवल यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर वगैरह थे, उन्हें देख के आए थे कि शेयर मार्केट जैसी कोई चीज होती है, शेयर मार्केट में पैसा लगाओ करोड़पति बनना तय है, कुछ ऐसा होता है, वो इस चीज को सोच के आ गए थे। 20,000 करोड़ रुपए एसटीटी के माध्यम से गवर्नमेंट ने कमाया। 2022-23 में सरकार ने 28,000 करोड़ कमाया, और फिर 2023 की बात करो तो 34,000 करोड़ कमाया, और 24-25 में जबकि मार्केट बूम में था तो सरकार ने 55,000 करोड़ रुपए कमाया। 2025 और 26 में सरकार की मंशा ये थी एसटीटी से कमाने की कि हम इससे 78,000 करोड़ रुपए कमाएंगे, लेकिन हुआ ये कि 44,500 करोड़ ही अभी तक कमा पाए हैं। अब सरकार अगर ये 3 महीने का भी जोड़ ले तो वही 58,000 करोड़ के आसपास एसटीटी के माध्यम से सरकार कमाएगी। सरकार ये चाहती है कि हमें जो हमारा टारगेट है ना वो पूरा हो जाए, हम 1 लाख करोड़ रुपए एसटीटी के माध्यम से वर्ष 2027 में कमाना चाहते हैं। अल्टीमेटली वो एफएनओ को रोकना नहीं चाहते, वो जुआ और सट्टा को रोकना नहीं चाहते, वो अपनी जेब भरना चाहते हैं। अगर आपको एसटीटी वास्तविकता में कम करना था, एसटीटी बढ़ाना था, या आपको जुआ और सट्टे पे लगाम लगानी थी, तो जो यूट्यूब पे हर ज्ञानी बना बैठा है कि आप इतने रुपए की कॉल बाय कर लो, इतने रुपए की पुट बाय कर लो, उसके ऊपर आपने क्यों नहीं लगाम लगाई? आपने बड़े बड़े जो न्यूज बिजनेस चैनल है, चाहे वो सीएनबीसी आवाज हो, जी मीडिया, जी बिजनेस हो, चाहे वो ईटी टीवी हो, इनके ऊपर जो आके कॉल पुट का ज्ञान देते हैं उनके ऊपर आपने क्यों नहीं प्रतिबंध लगाया? जब आप वहां आते तो वहां कुछ नहीं बोलते हो, और आप बोलते जिसको अगर जुआ खेलना ही है ना तो वो किसी भी चौराहे पे जाएगा और 10-10 रुपए की शर्त रखेगा कि मैं चप्पल ऊपर उछाल रहा हूँ, बता सीधी गिरेगी या उल्टी गिरेगी। अब तब क्या करोगे आप? मतलब जिसे खेलना ही है वो खेलेगा ही, पर सरकार की मंशा इसके पीछे ये है कि यार हमें तो हमारा हिस्सा दे दो, तुम तुम्हारा जो करना सो करते रहो। मुद्दा यहाँ निकल के आता फिर से कि रुपया हमारा इतना कमजोर क्यों हो रहा है। जब तक हम रुपये पर नहीं आएंगे तो तब तक मामला निकल के आने का नहीं। रुपया कमजोर होने के पीछे है हमारा एफडीआई का ना आना। इस बार विदेशी संस्थागत निवेशक तो भागे ही हैं, कई लाख करोड़ रुपए का, लगभग लगभग 3 लाख करोड़ 4 लाख करोड़ रुपए का तो पैसा निकाला ही है। वो गया तो डॉलर के फॉर्म में ही है ना। जब एफआईआई आएंगे तो होगा क्या, हमारा जो अल्टीमेटली रुपया है ना वो मजबूत होगा, और जब एफआईआई जाते हैं तो हमारा रुपया कमजोर होता है। और एफआईआई साथ साथ में डीआईआई लगातार खरीद रहे हैं, तो अल्टीमेटली इसके पीछे अगर किसी को श्रेय देना ही है तो डीआईआई से अच्छा है हमारे आपके जैसे जो रिटेल भाई हैं जिनका एसआईपी के माध्यम से पैसा लगा है उनको श्रेय दो। डीआईआई एफआईआई एक अलग है, वहां से केवल स्टॉक मार्केट में मूवमेंट दिखता है, जिसको आप बोलते हो एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जनरली जब भी किसी देश के अंदर एफडीआई आता है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, तो उस देश के अंदर रोजगार के अवसर खुलते हैं। रोजगार के अवसर कैसे खुलते हैं कि मान लो मैं एफडीआई हूँ, कोई अकाशा एयरलाइंस मान लो 50 विमान फ्लाइट चला रही है अभी, मैं बोलता हूँ कि मैं आपको 50,000 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, आप एक काम करो 50 फ्लाइट और रन करो। तो उस कंडीशन में मैं किसी बिजनेस में पैसा लगा रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगा रहा, मैं किसी बिजनेस में पैसा लगा रहा हूँ। तो जब वो बिजनेस चलेगा, 50 फ्लाइटें चलेंगी, तो अगर एक फ्लाइट के अंदर 3 क्रू मेंबर भी होंगे, 3 शिफ्ट होंगी, और एक शिफ्ट में अगर 25 आदमी होंगे तो 75 दिया, एक मतलब
एक शिफ्ट में अगर 25 आदमी है और 3 शिफ्ट में 75 आदमी होंगे एक फ्लाइट में, तो 75 इंटू 5, तो लगभग मैंने 3800 4000 लोगों को काम दे दिया। ये आ गया ना कि जब भी कोई एफडीआई आता है देश के अंदर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो वो क्या लेके आता है, वो रोजगार लेके आता है। लेकिन एफडीआई नहीं आई। क्यों नहीं आए? क्योंकि भारत में सरकार ने एफडीआई के लिए जो नियम है ना, वो सख्त कर रखे हैं। जब तक सरकार एफडीआई के लिए नियम सरल नहीं करेगी ना, तब तक आप सोचो कि कुछ होने वाला, कुछ भी होने वाला नहीं। देखो, आपदा ही अवसर का जननी होती है। जब भी कोई आपदा आती है, वही अवसर की जननी होती है। अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया, उसी के चलते भारत ने जीएसटी में जो कटौती की, वो क्यों करी है? उसका श्रेय भी अगर किसी को जाता है, वो तो अकेला डोनाल्ड ट्रंप को जाता है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया, तो सरकार ने जीएसटी में कट करा, नहीं तो सरकार जीएसटी कट भी नहीं करती। दूसरा जो इन्फॉर्म आया, 12 लाख तक की टैक्स रिजीम मिली, उसके पूछे भी कहीं ना कहीं सरकार को, ये तो रिबेट है, एक तरह से मदद है। ये आप ये ना मानो कि टैक्स से हमेशा के लिए राहत मिल गई, ये रिबेट मिली हुई है। अब सरकार को जो टैक्स, उसको बढ़ा के 20 लाख करना चाहिए। 12 साल या 10 साल या 5 साल, उसका एक ऐसा फिक्स क्राइटेरिया करना चाहिए। और इनकम के ऊपर जो टैक्स लग रहा है ना, वो इनकम के ऊपर टैक्स ना लग के आप खर्चे के ऊपर टैक्स लगाओ। दरअसल इनकम टैक्स का जन्म कब हुआ? 1860 में हुआ। 1957 की जब क्रांति हो गई, वो क्रांति सफल हुई, तो अंग्रेज, क्योंकि उस समय जब 1957 की क्रांति हुई ना, मंगल पांडे ने करी मेरठ में, तो पूरे विश्व, मतलब भारत के अंदर जगह जगह विरोध प्रदर्शन होने लगे। तो अंग्रेजों ने इस बात को नोटिस किया कि यार, इनके पास में विरोध करने के लिए पैसा आ कहाँ से रहा है? बोले कमाते हैं। तो बोले एक काम करो, इनकी कमाई के ऊपर टैक्स लगाना चाहिए। तो ये जो इनकम टैक्स है ना, ये तो अंग्रेजों के द्वारा लगाया हुआ टैक्स है। सबसे पहले इसको खत्म करना चाहिए। इनकम टैक्स ना करते हुए कमाई पे टैक्स लगाओ। 5,000 से जो ज्यादा का अगर कोई लेन देन कर रहा, तो वो फिजिकली लेन देन होगा ही नहीं, वो कैश में कर दो आप। 5,000 तक आप ले सकते हो। बात समझने की कोशिश करो। सुनार हो, लोहार हो, कुम्हार हो, हर आदमी को 5,000 से ऊपर का ट्रांजेक्शन नहीं लगा। आप बताओ, हम गवर्नमेंट से कोई प्लॉट खरीदते हैं, वो हमसे 7% फिक्स है, ले लेती है। किस बात का भाई? कागज रखने के लिए, सील मारने के लिए। कुछ ऐसे नियम है जो नहीं होने चाहिए, उसके बाद में भी हो रहे हैं। अब रुपये पर चर्चा करेंगे, नहीं तो बोलेंगे रुपया छोड़ गए, बाकी पूरी जगह पे चले गए, रुपये पर नहीं गए। रुपया हमारा तब तक नहीं संभलेगा जब तक देश के अंदर जो सिस्टम में गड़बड़ियां हैं, वो नहीं सुधरेंगी। सिस्टम में गड़बड़ियां क्या है? कि जो है फ्री की रेवड़ी है, ये फ्री की रेवड़ी बंद हो, जिससे जो राज्यों की व्यवस्था सुधरे। राज्य की व्यवस्था सुधरे, राज्यों के ऊपर एक बॉडी बनाई जाए। जो कोई भी राज्य अगर जरूरत से ज्यादा कर्ज ले रहा है, अपनी जीडीपी के आसपास कर्ज ले रहा, 50%, अगर कोई राज्य 50% अपनी जीडीपी का कर्ज से ज्यादा ले चुका है, मतलब 51 भी हो गया ना, तो उसे ओपन मार्केट ऑप्शन के जरिए, जो OMO होता है ना, उससे बाहर कर दिया जाए। जब वो OMO से बाहर हो जाएगा, तो वो कर्ज सीमित लेगा, लिमिट में लेगा। अभी हो क्या रहा है? बहुत सी कंपनी, बहुत सारे जो राज्य है, वो अपनी जीडीपी का 2% तो फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। और फ्री की रेवड़ी से दिक्कत क्या है यार? मुझे क्या दिक्कत होनी चाहिए? देखो, जो मैंने, अगर मैं पर्सनल नागरिक हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप अर्थव्यवस्था के नजरिए से आप देखोगे ना, तो ये वो पैसा होता है जिस पैसे से आपको कोई रिबेट नहीं मिल रहा, आपने दे दिया, काम खत्म। तो ये उधार लेके घी पी रहे, वो पैसा तो आपका कोई काम में ही नहीं आ रहा ना। आपने जो पैसा लिया, वो पैसा आपके यूज में ही नहीं आ रहा। और आरबीआई को इस बात को ट्रैक करना चाहिए कि कौन सा राज्य कितने प्रतिशत ब्याज पे कर्ज ले चुका है। क्योंकि एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कर्ज उतना ही है, राज्य सरकारों का भी कर्ज उतना ही, और बल्कि राज्य सरकारों का 3 गुना हुआ है। 2017 में राज्य सरकारों का 3 लाख करोड़ का कर्ज था, वो नेट नेट उधारी बढ़ के 9 लाख करोड़ की हो गई है। अगर वैसा उधारी देखोगे तो 12 लाख करोड़ की है, और नेट नेट हो गई 9 लाख करोड़ की उधारी। आप बताओ, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, उसके बाद में भी उत्तर प्रदेश से तो ज्यादा कर्ज है पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, बिहार और तुम्हारा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लिए बैठे, और वो पैसा जा कहाँ रहा है? फ्री की रेवड़ी में। और फ्री की रेवड़ी रोक पाना बहुत मुश्किल है, नहीं तो अगली बार सरकार नहीं बनेगी। बीजेपी सरकार इस बात को कर चुकी है। जब आम आदमी की पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, वो सबको फ्री में घुमाती थी और 1,000 रुपये महीना देती थी। इस बात को अगले बार जब चुनाव हुआ, तो चुनाव में बीजेपी सरकार ने कहा कि ये फ्री की रेवड़ी है, ये हम नहीं देंगे। चुनाव हार गई।
परिणाम क्या हुआ? हमने फ्री की रेवड़ी का विरोध किया, चुनाव हार गए। अगले इलेक्शन में बीजेपी समझ गई कि फ्री की रेवड़ी बंद करना बहुत मुश्किल है। अगली बार उन्होंने बोला कि यो आम आदमी पार्टी 1500 दे रही है, हम 2000 देंगे, ये इतने का दे रही है, हम इतने का देंगे। जीत गई, क्योंकि जनता तत्काल चाहती है। इतने दूरदर्शी नहीं है, उन्हें इतनी सोचने का मतलब नहीं है कि तुम तो हम तो ये करेंगे भविष्य में, वो करेंगे भविष्य में, जो करोगे सो करते रहना, अभी तो तुम तत्काल दे दो। तो आप समझने की कोशिश करो, जैसे मध्य प्रदेश में 6,000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट देती है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का, 6,000 रुपये राज्य सरकार देती है, टोटल हो गया 12,000। 1,500 रुपये लाडली बहना योजना के हिसाब से देती है प्रति आद। अब पूरे राज्य में कितनी महिलाएं हैं सोच लो आप, जितनी महिलाएं हैं इक्वल टू 1,500 कर लो। अगर मेरे घर में 10 बेटी हैं, मतलब 9 बेटी हैं, या मेरी माँ है, मेरी बहन है, बहू है, ऐसे करके 10 प्राणी हैं, एक महिला को 1,500 मिल रहे हैं, तो 1,500 इज इक्वल टू 10, मतलब 15,000 मेरे घर में टर्न फोर आने राज्य सरकार से। उसके बाद में बिहार ने, बिहार के अंदर भी ऐसे ही है, एक कर्पूरा किसान सम्मान निधि के माध्यम से वो 1,000 रुपये देता है किस नीतीश कुमार, और 2,000 अपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से देते हैं। तो मतलब ऐसे करके टोटल 9,000 रुपये मिलते हैं बिहार में। अगर बिहार के वासी हो आप, तो आपको अगर 1 बीघा जमीन भी है तो 9,000 रुपये मिलेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट देगी 2,000, और 1,000 रुपये देगी राज्य सरकार। फिर उसके बाद महाराष्ट्र में आ जाओ। महाराष्ट्र में लाडली बहना, लाडली भैया योजना, मतलब तमाम जितने भी राज्य हैं, चुनाव जीतने पर जो पहला जुमला है ना, वो यही दिया जाता है कि हम ये देंगे, ये देंगे। वृद्धावस्था पेंशन, सरकारों की स्थिति ये है कि उनके पास अपने डे टू डे यूज के लिए भी पैसे नहीं है। अगर उन्हें पूरे साल का बजट 1 लाख का है, तो उन्हें मान के चलो 10,000 करोड़ रुपए कर्जे पे लेने पड़ रहे हैं। 1 लाख करोड़ का बजट है तो 10,000 करोड़ कर्जे पे लेकर तब वे डे टू डे पूरे कर रहे हैं, क्योंकि पैसा ही नहीं है। पैसा जा कहाँ रहा है? डे टू डे खर्चों में जा रहा है, पेंशनों में जा रहा है। जब इनके पास, राज्य सरकारों के पास पैसा नहीं बचेगा, तो फिर ये राज्य सरकारें विकास कहाँ से कर लेंगी? विकास करने के लिए तो पैसा चाहिए, और पैसा इनके पास है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये फ्री की रेवड़ी बांट के इतना कर्जा ले चुकी है। अब फिर से पॉइंट निकल के आता है कि इसका उपाय क्या है। देखो, आरबीआई को एक बिल्कुल स्वतंत्र बॉडी बनानी चाहिए, क्योंकि जो देश के अंदर इकोनॉमिक सर्वे हुआ बजट से पहले, उसने लोगों की नींद हिला के रख दी कि ये हुआ क्या। उसमें निकल के आया कि जो जिस तरह से चल रहा है, अगर इसी तरीके से चलता रहा, तो वो दिन बहुत दूर नहीं है कि इनकी जो जीडीपी है ना, वो हिल जाएंगी, राज्यों की जीडीपी, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करना पड़ेगा उसमें। अब एक बॉडी बनाओ, स्वतंत्र बॉडी बनाओ, जिसके अंदर स्वतंत्र जज हो, बड़े बड़े फाइनेंस को समझने वाले एनालिसिस हो, विशेषज्ञ हो, और वो विशेषज्ञ बैठे और वो हर राज्य की अपने स्तर से जांच करें, उसकी पैरामीटर देखें, फिर उसके अंदर कितना विकास हो रहा है, कितना पैसा फ्री की रेवड़ी पे जा रहा है। उसके बाद उस देश के, उस राज्य के मुखिया को तलब करें और बोले कि भाई तुम्हारी स्थिति ये चल रही है, तुमने ये विकास किया है, और इससे ज्यादा आपको कर्ज नहीं मिलेगा, इसका ये उपाय है। अब आधा जो भी ओपन मार्केट ऑप्शन होता है, अगर ये उन किसी राज्य की जीडीपी मान लो 1 लाख करोड़ है, उदाहरण से समझ लो, और उस पर 70,000 करोड़ का कर्ज है, और ओपन मार्केट ऑप्शन के जरिए मान लो 10 साल की बॉन्ड रेट 8% आ गई, तो 8% पे भी उठा ले रहा है। जब वो पहले से जो जितना पैसा है उसी को वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, तो फिर आगे से कर्ज क्यों उठा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा देश चला रही है, उसके बाद में 10 लाख करोड़ का कर्ज है, और राज्यों राज्यों में 12 लाख करोड़ का कर्ज है। क्यों भाई? इकोनॉमिक सर्वे में जो बताया गया ना, वो ये सबसे बड़ा कारण है। हमारे 100 रुपये में से 25 रुपये तो हमारे भी ब्याज में जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की बता रहा हूँ, अब सेंट्रल गवर्नमेंट की बता रहा हूँ। और ज़्यादातर पैसा जो जाता है पेंशन में, डे टू डे खर्चों में, वेतन बांटने में, जो वेतन है तुम्हारे, अन्य जो एक्सपेंस है उसमें चला जाता है पूरा पैसा। मात्र 15-16% पैसा ऐसा बचता है जिसमें सरकार तुम्हारा रोड, ब्रिज, इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर लगाती है, बाकी बचा कहाँ? टैक्स के रूप में जो टैक्स देता है मिडिल क्लास देता है। तो सबसे पहले सरकार को इनकम टैक्स खत्म करके और क्या करना चाहिए, खर्चे पर टैक्स लगाना चाहिए। इनकम टैक्स जो है अंग्रेजों की देन है, इनकम टैक्स होना ही नहीं चाहिए। उसके बाद में सरकार को ये क्लियर करना चाहिए कि जिससे एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, भारत में आए, जिससे रोजगार खुले।
ऐसा नहीं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, ये हो गया। अभी ये अमेरिका से डील हुई, अब जगह जगह देखने को लिए मिला कि जो किसान है उन्होंने विरोध प्रदर्शन करना चालू कर दिया। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये जब किसी देश के अंदर अस्थिरता रहती है, लीडरशिप की क्वालिटी बेटर नहीं रहती है ना, तो एफडीआई थोड़ा सा बचते हैं, क्योंकि एफडीआई को पैसा निकालना आसान नहीं होता। भाई एफआईआई तो बटन दबा के निकलेंगे, इतना ही तो है कि 1 लाख करोड़ डाला तो 90,000 करोड़ निकलेगा, 95,000 करोड़ निकलेगा। लेकिन जो एफडीआई होता है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो डायरेक्ट किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके लिए सरकार को नियम थोड़े सरल करने पड़ेंगे, तब जाकर रुपया संभलेगा। और हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना पड़ेगा, जिससे हम अपने प्रोडक्ट बेच सकें। जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इम्पोर्ट घटेगा, तब जाके हमारा रुपया संभलेगा। एफडीआई आए देश में तो रुपया संभलेगा, एफआईआई आए देश में तो रुपया संभलेगा। आरबीआई एक स्वतंत्र बॉडी बनाए, जिसको अगर फॉरेन रिजर्व है हमारे पास, उसे डालकर रुपये को संभाले, जिससे एफआईआई को यह ट्रस्ट हो जाए कि हाँ, रुपया भारत सरकार संभाल रही है, अब हमारा नुकसान नहीं होगा। 7% तुम्हारी निफ्टी ने रिटर्न दिया, 8% तुम्हारा रुपया कमजोर हो जाए, तो एफआईआई आएंगे क्यों तुम्हारे देश में। वीडियो क्या साथियों लंबी हो गई, तो आज का जो वीडियो का बनाने के पीछे पर्पस था वो ये था कि देश के अंदर रुपया कमजोर क्यों हो रहा है, उसके पीछे वजह क्या है, फैक्ट क्या है, तथ्य क्या है। तो इसीलिए सबसे पहले एफडीआई आए, एफआईआई आए, राज्य सरकारें थोड़ा ध्यान दें, हमारे देश के अंदर सरकार मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे, जिससे हम दूसरे देशों में सामान एक्सपोर्ट कर पाएँ, इंपोर्ट कम करें। जिस तरह से चीन के साथ में हम व्यापारिक घाटा 116 करोड़ का, पिछली बार 84,000 करोड़ के, मतलब 8,400 करोड़ के घाटे में थे, तो ऐसे तो नहीं चलने वाला। सरकार को इस पर बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जो भी क्वेरी है उस कमेंट बॉक्स में जाकर पिन करें। धन्यवाद, थैंक यू।